डे बाय डे क्लासेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी तक जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे हमने देख लिया था कि जो V होता है V इक्वल टू WIQ होता है ना। V इक्वल टू क्या होता है WIQ। तो अब हम देखने वाले हैं कि अगर मुझे निकालना है 1 वोल्ट कितना होता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका भी सिंपल सा तरीका है। जैसे अगर मुझे 1 वोल्ट चाहिए तो इधर भी 1 1 होना पड़ेगा। जैसे सपोज 1 वोल्ट चाहिए तो मेरा वर्क डन को भी 1 होना पड़ेगा और मेरे चार्ज को भी 1 होना पड़ेगा। और वर्क डन की हमारी यूनिट क्या होती है, वो होती है हमारी 1 जूल। और वैसे ही चार्ज की होती है हमारी 1 कूलम। तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। मतलब 1 वोल्ट मेरा तब निकल के आएगा कि मेरे वायर में जो चार्ज है, अगर मैं एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करूं तो मेरा निकल के आता है 1 वोल्ट। एक चार्ज को मूव करने के लिए अगर मैंने 1 जूल वर्क डन किया तो मेरा निकल के आता है मेरा 1 वोल्ट, जो कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि जो हमारा वोल्टेज होता है इसे नॉर्मली कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल मतलब कि हमारी क्षमता है ना, हम कितना कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है काम को करने का, है ना। तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल मतलब क्षमता और डिफरेंस मतलब डिफरेंस। जैसे अगर मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, V2 माइनस V1। ये मेरा निकल के आ जाएगा ये हो गया मेरा पोटेंशियल और मैंने माइनस का साइन लगा दिया तो ये मेरा निकल के आ गया डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज मेरे पास अगर एक वायर है, ये मेरी वायर है और मैं निकालना चाहता हूं मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा माइनस इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा निकल के आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और हमेशा ये वाला जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए और ये जो दूसरा पोटेंशियल होता है ये हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी हमारी जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव निकल के आएगी, है ना। वोल्टेज कभी नेगेटिव में देखा है, होता ही नहीं है वोल्टेज नेगेटिव। तो इसलिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आता है और बड़े से छोटे में ही माइनस होता है हमेशा। ये एक चीज हो गई। अब हम चलते हैं, ये तो देख लिया था हमने, थोड़ा बहुत पीछे का रिवाइज हो गया एक तरह से, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसका एग्जांपल हम घर से भी रिलेट कर सकते हैं या फिर अपने आसपास जो चीजें हैं उनसे भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक से तो आपको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये सब का आइडिया लग रहा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे मतलब चार्ज की बात हो रही है। और जो फील्ड है, फील्ड जैसे हम नॉर्मली देखो जैसे देखते हैं कि जो हम खेलने जाते हैं कभी, जैसे कबड्डी का फील्ड होता है ये, है ना, जो बोलते हैं कबड्डी का ग्राउंड होता है। तो सपोज यहाँ पे 6-7 बंदे हैं मेरे, है ना, अभी 2 मान लेते हैं, ज्यादा जगह नहीं है क्योंकि। तो और इधर मेरे पास हैं 3 बंदे। तो देखो जब होता है कि ये वाला बंदा इस साइड आता है ना, इस साइड आता है किसी एक को टच करके वापस जाने के लिए, तभी उसको एक पॉइंट मिलता है ना। तो क्या होता है, जब ये बंदा इधर आ जाता है उसके लिए ये जो एरिया है ये फिक्स्ड हो जाता है। मतलब इस एरिया के अंदर ही वो मूव कर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है और छू सकता है। अगर यहाँ से वो बाहर निकल गया तो क्या होगा, वो पॉइंट माना नहीं जाएगा और उसको फाउल का पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब एक दायरा तय हो जाता है मेरा कि इसके अंदर मेरा जो खेल है या फिर जो भी वो हो सकता है कबड्डी का, है ना। तो वैसे ही पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इट इज द एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कैन बी फेल्ट। तो यहाँ पे जैसे कि ये बात हो रही थी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की। सपोज मेरा यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसके पास एक नेगेटिव चार्ज लाऊं, ये मेरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। अब अगर मैं इसको धीरे धीरे जैसे इसके पास लाना चाहूंगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मुझे ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव वाला ये मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये जो एरिया है जहां पे मुझे इसकी अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फील होना स्टार्ट हो जाती है, वो उस एरिया को या फिर उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये मेरी उसकी फील्ड है, ये मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये उसकी फील्ड है और ये मेरा अपोजिट चार्ज है। अगर मैं इसकी जगह सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तब क्या होगा, तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, लेकिन अगर लाइक चार्जेस है मतलब सेम चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। तो ये मेरा एग्जांपल था इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब चार्ज का वो एरिया जहां पे इसकी अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स मुझे फील होना स्टार्ट हो जाए, जहां पे ये अपना दबदबा बना के रख सके, है ना, तो वो होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मेरा रेजिस्टेंस। अब देखो हमने एक चीज देख ली कि जो चार्ज होता है या तो अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा किसी दूसरे चार्ज को, या फिर रिपेल करेगा। तो अब क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस क्या काम करता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये सपोज मेरी वायर है, ये क्या है मेरी वायर, अगर इसके अंदर से मेरा करंट फ्लो करेगा, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर फ्लो करेंगे तो क्या होता है, वायर के अंदर एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से टकराएगा तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी थोड़ी लूज कर देगा, है ना। जब हम किसी से भी टकराते हैं या फिर हमें कोई धक्का देता है तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, हमारी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है ना। तो अब इस पे टकराने के बाद इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई, लेकिन पीछे लग रखा है मेरा वोल्टेज या फिर बैटरी लग रखी है जो कि इसको एनर्जी दे रही है। इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, एनर्जी थोड़ी सी लूज कर दी, लेकिन यहां से मेरी वोल्टेज जा रही है, वोल्टेज मतलब एनर्जी जा रही है जो इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है मेरी। तो फिर वो थोड़ा और आगे मूव करेगा, फिर इससे टकराएगा, फिर थोड़ी एनर्जी लूज करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज मेरी कंटिन्यूसली सप्लाई दे रही है मेरी, है ना, एनर्जी आ रही है उसको मिल रही है इलेक्ट्रॉन को। फिर इससे टकराने के बाद एनर्जी थोड़ी और लूज करेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर इससे टकराने के बाद एनर्जी लूज करते 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 फाइनली यहाँ पे सपोज अगर मेरा बल्ब है तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट मेरा यहाँ तक पहुंचेगा। अब यहाँ पे एक चीज क्या होती है कि ये हो गई मेरी वोल्टेज इसको मिल रही है ना। अगर सपोज मैं वोल्टेज कम कर दूं तो क्या होगा, मेरा करंट कम हो जाएगा। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो मेरा करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज या फिर करंट, वोल्टेज मतलब क्या, मतलब एनर्जी जो मैं अपने करंट को दे रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूँ, और जो मेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है लास्ट में उसको जलाने में या फिर उसको काम करने में हेल्प कर रही है ना, वही हो गया मेरा वोल्टेज या फिर करंट। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि अगर मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहता हूँ या ऐसी चीज चाहता हूँ जिसमें मेरा कम से कम रेजिस्टेंस हो, है ना, कम से कम रेजिस्टेंस हो, मतलब कि उसमें से मेरा जो करंट है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर जाए, तब मैं क्या करूंगा, या फिर इसी का अपोजिट, अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे कि जिसमें से कम करंट फ्लो करे, ताकि मैं अगर सपोज जैसे करंट वाली जगह है मैं वहां पे जाता हूँ तो मैं ये चीज पहन के जाऊं या फिर अपने साथ लेके जाऊं कि करंट मुझे कम लगे या फिर मैं बच सकूं किसी तरह, है ना। तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप की चीजें होती है, वो होती है हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या होती है हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो हेलो एवरीवन, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आज हम सबसे पहले जो ये हमारा टॉपिक है इसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा होगा कि बचपन में जब हम स्केल से अपने सर में रगड़ते हैं या फिर रब करते हैं अपने हेयर पे, तो क्या होता है नॉर्मली स्केल में ना क्या होता है कि जैसे सपोज मेरे पास ये स्केल है और इसको मैंने रब किया, तो रब करने के बाद क्या होता है, कुछ चार्ज इसमें आ जाते हैं और कुछ चार्ज जो हमारे पेपर के ऊपर होते हैं वो अपोजिट अपोजिट होते हैं, मतलब जो चार्ज इसमें होते हैं वो इस चार्ज को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। पहले ये न्यूट्रल था, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको अपने सर पे रगड़ा, जैसे ही रब किया, तो क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कुछ प्रोटॉन्स इसमें से निकल गए, और जो निकल गए उसके अपोजिट वाला चार्ज इसमें जो था, ये जो पेपर के जो पीसेस हैं वो इसकी तरफ खिंचना स्टार्ट हो गए, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए स्केल की तरफ। और ये स्केल जो है हमारा वो क्या है, प्लास्टिक स्केल है।
तो जैसे कि नॉर्मली हम रब करते हैं पेपर जो हेयर में रब करते हैं, तो बड़े ही ध्यान से रब करना होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मेरा एक दोस्त था बचपन में, तो उसने अगर रब कर दिए तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना उसने ऐसे किया ना तो आधे बाल उसके हाथ में आ गए। तो बताओ, ऐसी हरकतें कृपया ना कीजिए और संभल के कीजिए इसको, क्योंकि ये जब आप इसको रब करोगे ना, ये हीट बहुत तगड़े तरीके से जनरेट करती है, तो कभी कभी उसका इफेक्ट ना आपके जो बाल होते हैं उनके ऊपर आने लग जाता है इसकी वजह से। तो कहने का मतलब ये था कि रब करने से पहले इसके पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, और रब करने के बाद इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कुछ प्रोटॉन्स निकल गए, और जो निकल गए उनका अपोजिट चार्ज इसमें इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। मतलब सपोज कि मेरे पास अगर इसमें से अभी न्यूट्रल है, कुछ निकल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया इसके पास, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ खिंचना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिलती है, जो फिनोमिना होता है अट्रैक्शन ऑफ पीसेस ऑफ पेपर टुवर्ड्स प्लास्टिक स्केल। लेकिन अगर इसकी जगह हम लेंगे मेटल का स्केल, तो मेटल की खासियत क्या होती है, वो क्या करता है, सपोज मेटल का स्केल है, क्या है मेटल का स्केल, तो अभी रब किया हमने, तो रब करने के बाद इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा देगा अपने अंदर से, मूव करा देगा। लेकिन प्लास्टिक स्केल जो होता है वो रोक के रखता है उनको। तो ये डिफरेंस रहता है मेरा मेटल स्केल और प्लास्टिक स्केल में, तो जिसकी वजह से हमें मेटल स्केल में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। अगर मेटल स्केल को आप रब करोगे और प्लास्टिक ये जो पेपर है इनके पास ले जाओगे, तो ये पेपर इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, खींचेंगे नहीं। तो ये छोटा सा डिफरेंस रहता है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे या तो लूज कर देंगे। जैसे इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये था मेरा चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो कि है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अब आ जाते हैं कंडक्टर या फिर इंसुलेटर पे। तो कंडक्टर क्या होता है मेरा, इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। अच्छा हाँ, इससे पहले रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस क्या होता है मेरा, रेजिस्टेंस मेरा और कुछ नहीं, ये क्या करता है, अपोज करता है, जो करंट होता है मेरा उसको अपोज करता है। ये जो वर्ड है रेजिस्ट, इसका मतलब है टू अपोज, टू अपोज। क्या अपोज, टू अपोज करंट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो मेरे करंट को फ्लो होने में से रोके, फ्लो होने ना दे उनमें से। जैसे कुछ एग्जांपल्स होते, प्लास्टिक हो गया मेरा, वो क्या करता है, करंट या फिर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता। जैसा अभी हमने एग्जांपल में देखा था प्लास्टिक स्केल, वो क्या करता है, रोके रख देता है। सपोज ये मेरा प्लास्टिक स्केल है, वो रोक के रख देगा एक जगह इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर में से। सपोज इधर इलेक्ट्रॉन आए तो इधर की तरफ जाने नहीं देगा, एक ही जगह उसको पकड़ के रख लेगा। तो ये चीज होती है मेरी प्लास्टिक स्केल में। या फिर ग्लास हो गया, जो पीने वाला ग्लास होता है, या फिर ग्लास के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, बोतल हो गए ग्लास के, है ना, तो उन सब में ये फिनोमिना रहता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देते या फिर करंट को फ्लो होने नहीं देते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहता है। रेजिस्टेंस मतलब टू अपोज करंट, वो करंट को हमेशा अपोज करेगा, है ना। तो कंडक्टर मेरे वो मटेरियल होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे। क्या करे, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे, सॉरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करे, जो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर में इसका अपोजिट होता है। तो कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करे और करंट को इजीली पास होने दे। तो जैसे कि ये कॉपर वायर है, अब हम सब ने देखा है कि वायर के जो अंदर होता है वो क्या होता है, कॉपर होता है ना। वायर के ऊपर तो रबर का मटेरियल होता है, लेकिन उसके अंदर जो कॉपर वाली वायर होती है उसमें मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जैसे कि अभी एक इमेज के साथ देख लेते हैं, समझ लेते हैं।
तो हम आ जाते हैं अपने डे बाय डे क्लासेस के चैनल पे। तो यहाँ पे हमारे डे बाय डे क्लासेस का चैनल है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा बस। तो यहाँ पे एक एनिमेटेड वीडियो है, उसमें से एक इमेज निकालते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं इनको। सबने अपनी मेहनत की है, सबने बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिया है। आप जैसे यहाँ पे केशव सर ने एपी का कंटेंट दिया है, मैथ्स का, 10th क्लास की मैथ्स का। यहाँ पे प्रियंका मैम ने दिया है इंग्लिश का, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और यहाँ पे और वैसे ही यहाँ पे हमारे कपिल भैया कहाँ गए? हाँ, तो कपिल भैया तो ये भी बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं अपने कॉमर्स का। और वैसे यहाँ पे सौरभ भैया, हाँ, तो ये भी बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। ज्योग्राफी मतलब 8th क्लास की अभी एसएसटी पढ़ा रहे हैं अभी, तो उसमें अभी ज्योग्राफी चल रहा है इनका। बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं सब, अब देखिएगा। और यहाँ पे शारदा मैम भी है, शारदा मैम, हाँ, तो शारदा मैम भी है यहाँ पे, तो हिस्ट्री पढ़ा रही है ये भी 8th क्लास की, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रही है। आप इनके कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो कि बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं कि हाँ मैम बढ़िया पढ़ा रहे हो आप, बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसी के साथ चलते हम अपने वीडियो पे। कहाँ है वो वीडियो? यहाँ पे देख सकते हो आप, इतना सारा कंटेंट हमने भर दिया है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन लाइट का भी एक एनिमेटेड वीडियो है। हाँ, ये रही हमारी, नहीं ये तो नहीं है, ये रही। अब हम देखते हैं। ऐसे पहले पार्ट में तो दिखा रखा है मैंने, इलेक्ट्रिसिटी के जो पहला पार्ट था उसमें, तो आप देख सकते हो। अभी आ जाते हैं हम अपने करंट वाले इमेज पे। तो थोड़ी सी बफरिंग, नेट थोड़ा सा स्लो होगा शायद हमारा, कोई नहीं। तो यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हैं सर, तो ये जो है मेरा रबर वाला पार्ट है, और ये है मेरा कॉपर वाला। और इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। एक्चुअली में जो करंट होता है मेरा इसमें फ्लो करता है, ना कि इसमें जो रबर वाला है ना। तो यही मैं समझाना चाहता था। अब सोच के भी देख सकते हो, अगर आपने सपोज रबर वाला हिस्सा पकड़ लिया तो आपको करंट लगना चाहिए, है ना, अगर इसमें करंट फ्लो करता है तो। लेकिन हमको नहीं लगता, क्यों? क्योंकि जो रबर होता है वो मेरा होता है इंसुलेटर, मतलब इसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन कॉपर में क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से फ्लो करता है, और मेरा करंट भी अच्छे से फ्लो करने लग जाता है। तो कहने का मतलब यही था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी थोड़ी अच्छे से। और तो अब आ जाते हैं हम अपने कंडक्टर पे। चलिए, तो हाँ, तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे कि कॉपर वायर तो देख लिया हमने वायर में। तो वैसे यहाँ पे एक और है, जो इंजन होती है हमारी गाड़ी में, तो उसका भी कुछ ऐसा रहता है। उसमें जो मेन बाइंडिंग रहती है अंदर कॉपर वाली, ये किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, करंट को अच्छे से फ्लो करने देता है, इसकी वजह से हमारी ये जो बाइंडिंग होती है कॉपर की बनी होती है। और सेम यहाँ पे मेरा आयरन मैन भी है, जो छाती चौड़ी करके खड़ा है ना। तो ये भी क्या है? आयरन मैन। और ये भी क्या है? मेरा कंडक्टर है, ये भी आयरन से बना है, और आयरन भी होता है मेरा कंडक्टर। और सेम यहाँ पे मेरा जो थर्मोमीटर है, इसमें जो आपको ये येलो येलो कलर का दिख रहा होगा थोड़ा, तो ये क्या है? मेरी मरकरी है। क्या है? मेरी मरकरी। अब जैसे देखा होगा आपने, नॉर्मली डेंटिस्ट बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाते हो जब आपकी तबीयत खराब होती है, तो आप लेते हो इसको, हो सकता है मुंह में डालते हैं या फिर बॉडी में कहीं पे भी टच कराते हैं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये जो लिक्विड होता है ये भी ऊपर जाने लगता है। तो ये क्यों डालते हैं? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई रहता है, और ये क्या होता है? मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो मरकरी होता है मेरा। और उसी के साथ ये एक एक्सेप्शन मेटल है, मतलब कि नॉर्मली ये जो मेटल देख रहे हो ये क्या है? हार्ड मेटल है ना, स्ट्रॉन्ग रहते हैं ये। जैसे ये कॉपर हो गया, ये भी कॉपर हो गया, ये आयरन हो गया। अभी यहाँ पे टंगस्टन भी है, ये भी हार्डेस्ट मेटल है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये लिक्विड मेटल है, ये लिक्विड जैसा होता है।
तो उसकी वजह से ये एक्सेप्शन में आ जाता है, जो मेरा मरकरी होता है। लेकिन यहाँ पे जो बल्ब है मेरा, यहाँ पे ये जो बल्ब है, इसमें आप ये देख सकते हो, आप ये जो वायर्स हैं पतली पतली, है ना, तो ये वायर्स क्या है, ये है फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट होती है वो किससे बनी होती है मेरी, टंगस्टन से। किससे बनी होती है, टंगस्टन। टंगस्टन क्या है मेरा, एक मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, वो इतनी आसानी से नहीं पिघलता। आप कितना भी टेम्परेचर दे दो इतनी जल्दी नहीं पिघलेगा। तो इसलिए यहाँ पे लगा रखा होता है। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट होते हैं, करंट आते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो फिलामेंट होता है या फिर टंगस्टन का जो बना होता है, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे गर्म होता है ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से मेरी जो बल्ब है वो भी ग्लो होती है। और आपने देखा होगा कभी कि जैसे आप इसको टच करोगे बल्ब को, ये क्या होगा, हीट फेंकती है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो इसी की वजह से ये जो टंगस्टन है उतना हीट झेल लेता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। तो टंगस्टन भी क्या है, मेरे कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब चलते हैं हम इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर क्या होता है मेरा, इंसुलेटर ठीक इसका अपोजिट होता है कंडक्टर का। क्या करता है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये क्या करता है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस एंड डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, या फिर देता भी है तो बहुत कम होने देता है। तो जैसे कि यहाँ पे लकड़ी है, वुड, वुड भी एक इंसुलेटर है। क्योंकि अब हम सबने सुना होगा जैसे ही बिजली कड़कती है तो कोई ऐसी जगह जाओ जहां पे लकड़ी का बना हो, या तो पेड़ के नीचे चले जाओ। क्योंकि ये जो वुड होता है, ये इंसुलेटर होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सोख लेता है अपने अंदर, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वुड होता है हमें बचा लेता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब थंडर स्ट्राइक होता है, जब भी बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से हम बच जाते हैं। तो ये भी क्या है, मेरा इंसुलेटर है, वुड। और वैसे यहाँ पे क्या है, ये जो स्क्रू ड्राइवर है, ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर। इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला इतना होल्ड करने वाला, ये क्या होता है, मेरा प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिक जैसा हमने देखा था, डिस्कस किया था चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में, ये क्या है, इंसुलेटर है। तो जैसा कि हमारे पास है अभी ये स्क्रू ड्राइवर, आप देख सकते हो। तो जैसे कि ये वाला पार्ट है इसका, ये क्या है, प्लास्टिक का है, तो ये क्या है, इंसुलेटर है। अब चलते हैं ये वाला पार्ट। ये जो आपको दिख रहे हैं ग्लव्स, ये कोई नॉर्मल ग्लव्स नहीं है, ये है मेरे रबर के ग्लव्स। ये क्या है, मेरे रबर ग्लव्स। अब रबर के ही क्यों इसने रबर के ही ग्लव्स पहने हुए हैं, क्योंकि जो रबर होता है वो भी मेरा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। मतलब कि हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट को इसमें से फ्लो होने नहीं देता। जैसे यहाँ पे ये, जहाँ पे ये ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे से करंट निकल रहा है, लेकिन रबर क्या है, इसको रोक दे रहा है, करंट को इसके हैंड में फ्लो होने नहीं दे रहा, यहीं पे रुक जा रहा है करंट। सेम इधर भी, तो इंसुलेटर है मेरा रबर ग्लव्स, करंट को फ्लो होने नहीं देता। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।